सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो में मतलब कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे और वो क्वेश्चन आपके थे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 2017 यानी कि 2017 में, उसी के क्वेश्चंस हैं ये। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ तो आप लोग उस पे मत जाइएगा। एक्चुअली पीपीटी में पहले से यही लिखा हुआ था तो मैंने इसमें जो है कोई एडिटिंग नहीं करी। बाकी ये क्वेश्चन जो है वो हैं, ये आपके एमपीपीएससी के ही हैं, ठीक है? असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चंस हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे मतलब मैं सोच रही हूँ मैं सब करवा दूँ यहाँ पे आपके। इसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चन हैं, हम लोग कर चुके हैं काफ़ी। आज हम लोग जो है करेंगे, अभी एक वीडियो इसकी और आएगी। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसको देख लीजिए और आपका 13 दिसंबर को उसका यूजीसी का भी एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आपका हेल्पफुल होगा ये। क्योंकि इसमें इसमें वैसे मैचिंग के क्वेश्चन तो नहीं है, जो है वन वर्ड वाले ही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखना क्योंकि आपके 15 से 20-25 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन तो आपको वन वर्ड वाले मिल ही जाते हैं आपके यूजीसी के एग्ज़ाम में। और दूसरी चीज़ जिनका भी जो है 9 दिसंबर को आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो जो लोग भी जा रहे हैं भाई उनके उनके लिए सभी से अभी से बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी बेस्ट विशेज़। अच्छे से जाइए और जो लोग ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम को छोड़ दें, तो उनसे मेरी एक सलाह कहूँगी मैं, है ना, कि जाइए देकर आइए, एक्सपीरियंस नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम आप बिल्कुल दीजिए क्योंकि कहाँ पे आपका लक और कहाँ पे आपकी मेहनत काम आ जाए, दोनों चीज़ें आपस में टकरा जाएँ, आप कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए आप बिल्कुल जाइए। चलिए बातें बहुत हो गई, हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आज इसमें 30-35 क्वेश्चन है। अच्छे से करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है? एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग, चाय-वाय पी लीजिए बढ़िया। मैंने सोचा आपको सनसेट दिखा दूँ, मेरे पास एक फ़ोटो पड़ी थी ये, तो मैंने सोचा आपको दिखा ही देती हूँ। चलिए फिलहाल, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 सेकंड। हाँ, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा डैश वर्ष में की गई थी? तो इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा आपकी कब की गई थी? 1952 में, 1976 या 2000 में? मतलब सन 2000 या फिर आपकी 1972। तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो आपकी की गई थी 2000 में, ठीक है? 2000 में, वो भी कब की गई थी? 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी 2000 में इसकी घोषणा करी गई थी, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिधान में बाहरी रेखा क्या है? ग्रीवा रेखा है, सिलहट है या फिर कंधे की रेखा है या आपकी तुरपन रेखा है? तो परिधान में आपकी जो बाहरी रेखा होती है उसको सिलहट बोलते हैं, ठीक है? सिलहुट। और इसी को हम लोग छाया चित्र भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सिलहट का दूसरा नाम छाया चित्र भी है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉच की आकृति कैसी होती है? जब कपड़े हम लोग क्या बोलते हैं, कपड़े में ड्राफ्टिंग बनाते हैं, फिर कपड़े को काटते हैं तो हम नॉच का निशान लगाते हैं। उसकी आकृति पूछ रहा है आपसे कैसी होती है? तो वी शेप की है, डब्ल्यू शेप की है, एक्स शेप की है या फिर एल शेप की है? तो जो नॉच की आकृति होती है जब हम कपड़ा कट करते हैं, तो आपने देखा होगा जो लोग सिलाई करते हैं वो लोग जानते भी होंगे। वो लोग वहाँ पे जैसे मान लीजिए कंधे के पास या फिर गले के पास या कमर के पास जहाँ पे निशान लगाना होता है उनको, वहाँ पर इस तरीके से ऐसे ट्रायंगल करके काट दिया, 1 मिनट सॉरी, इस तरीके से कट कर दिया जाता है ऐसे करके। मैंने उल्टा बना दिया सॉरी, ऐसे काट दिया जाता है उसको, वी शेप में किया जाता है। तो उसको हम लोग नॉच बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ए के साथ जाएँगे कि नॉच की आकृति कैसी होती है? वी शेप की। फिर आपसे पूछ रहा है भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है, उबालना, तलना, सेंकना या आपका प्रेशर कुकिंग? क्या होगा इसमें? तो सबसे अच्छी जो सर्वोत्तम विधि है आपकी वो है आपकी प्रेशर कुकिंग, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इसमें आपका शक्ति, समय सारी चीज़ की बचत होती है और भोजन भी बहुत भली-भाँति अच्छे से पक जाता है, ठीक है? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। सिरका निर्माण में कौन-सा जीवाणु मददगार होता है? लैक्टोबैसिलाई है, माइक्रोडर्मा एसिली है या फिर आपका एल्कलाइजेंस है या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है? तो इसमें जो जीवाणु मददगार होता है आपका सिरके के निर्माण में, वो होता है आपका क्या बोलते हैं, माइक्रोडर्मा एसिली, ठीक है? बी आंसर के साथ हम लोग जाएँगे यहाँ पर। इसके बाद है आपका दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल डैश से प्राप्त स्टेरॉल है? तो प्राणी से प्राप्त है, वनस्पति जगत से है, फफूंद एवं खमीर से है या एंजाइम से है? तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारे लीवर से उत्पन्न होता है और मोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और मनुष्यों के जो है सेल मेम्ब्रेन में और सब जगह ही पाया जाता है, ब्लड में भी पाया जाता है। तो क्या बोलते हैं, इस ये जो हमारा है वो प्राणी जगत से प्राप्त है। ए आंसर के साथ चले जाएँगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या अनुपात है या आपका जनसंख्या जननांकीय है? तो 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या का मतलब होता है कि जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, ठीक है? मतलब कि एक
1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहेंगे किसी एरिया में, वो उस एरिया का जनसंख्या घनत्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी के साथ चले जाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो, हाँ, फिर है परामर्श पूछ रहा है आपसे। परामर्श एक प्रक्रिया है, क्या है? पारस्परिक सीखने से संबंधित है, शिक्षक के सीखने से संबंधित है, परामर्शदाता के सीखने से संबंधित है, वैयक्तिक सीखने से संबंधित है। तो जो परामर्श है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो पारस्परिक सीखने की प्रक्रिया है, और ये बात कही आपकी विली एंड एडू ने। किसने कहा? एंडू ने। किसने कही? ये जो एक है वैज्ञानिक है कोई, विली एंड एंडू है, इन्होंने, ये उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये कोई अपने आप से कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक पारस्परिक सीखने से संबंधित प्रक्रिया है। ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा, अभी नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? लोकगीत है, पोस्टर है, पुस्तिका है, सामाजिक बैठक है। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, तो हम लोग उसको मतलब कौन सी सबसे इफेक्टिव विधि होगी उनको सिखाने की, तो वो सबसे इफेक्टिव विधि जो होगी वो होती है उनकी लोकगीत। क्योंकि देखिए होता क्या है, लोकगीत का क्या मतलब है कि जैसी वहाँ की पॉपुलेशन होगी, जैसा वहाँ का समुदाय होगा, उसी से रिलेटेड लोकगीत बना करके उनको मैसेज दिया जाएगा या उनको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगर जहाँ मतलब जिस जगह पे आप सिखा रहे हैं, अगर आपकी लर्निंग वैसी है जैसा वहाँ पे लोग सीख रहे हैं, जिस तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए बिहार में या फिर आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश में लोग, या जहाँ पे भी लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो वहाँ पर अगर आप भोजपुरी में बोल करके या भोजपुरी लोकगीत के थ्रू आप उनको समझाओगे, बताओगे, तो उनको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप उनको अभी खड़ी हिंदी बोल के समझाओ या आप उनको इंग्लिश में बोल के समझाओ, तो उनको समझ में आएगा? नहीं आएगा। इस वजह से सबसे उपयुक्त विधि जो मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी? लोकगीत मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, शिशु को जन्म के पश्चात प्रतिरक्षीकरण के लिए लगाया जाने वाला पहला टीका है, बीसीजी का है, डीपीटी का है, पोलियो ड्रॉप्स है, या फिर एमएमआर का है। तो सबको पता है बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तो ये और किसके प्रतिरक्षीकरण के लिए लगाया जाता है? जिससे बच्चे को तपेदिक यानी कि टीबी जैसी बीमारी ना हो। और टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, और ये बैक्टीरिया से फैलने वाला जो है बीमारी है आपकी। और कौन सी बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब बीसीजी का टीका आपको याद रखना है। फिर है नेक्स्ट, डीपीटी से तात्पर्य है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन। सीधे इस पे आते हैं, डिप्थीरिया, परट्यूटिस एंड टिटनेस। ठीक है, ये जो होता है ये, इसका ये तो फुल फॉर्म बताया गया है, लेकिन डीपीटी का ट्रिपल एंटीजन की वैक्सीन भी आती है, और वो ट्रिपल एंटीजन की वैक्सीन इन्हीं तीनों बीमारियों से बच्चे को बचाती है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है जायगोट, है जायगोट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जायगोट क्या है? अनिश्चेचित अंडाणु है, निश्चेचित अंडाणु है, तिरस्कृत अंडाणु है, या उदासीन अंडाणु है। तो जायगोट क्या है? एक निश्चेचित अंडाणु के उसमें जाना जाता है ये। ठीक है, क्या बी के साथ जाएंगे, निश्चेचित अंडाणु। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पर हो गया। चलिए, फिर है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से, या आपके थायराइड ग्रंथि से, या पीयूष ग्रंथि से, या आपके पित्ताशय से। तो जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है आपका, वो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि है वहां से मतलब निकलता है। ठीक है, गोनेड, और ये मेल के और फीमेल के गोनेड्स जो ऑर्गन होते हैं वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी के साथ जाएंगे। और जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, और इसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम आप समझ सकते हो, क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, भ्रूण माँ द्वारा डैश के जरिए पोषण प्राप्त करता है। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, जो पेट में बच्चा है, वो कहाँ से पोषण प्राप्त करता है? अपने माँ के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, जायगोट के द्वारा, एमनियोटिक फ्लूइड यानी द्रव के द्वारा, या अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। तो जो बच्चे को पोषण मिल रहा है माता के द्वारा, जो पोषण जा रहा है वो किसके द्वारा जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जाता है। ठीक है, किससे जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। ठीक, इसके बाद क्या हो गया? हाँ ठीक है, ये हो गया आपका। और एमनियोटिक द्रव सबको ही जानते हैं, जिस थैली में, मतलब जो बच्चा जिस उसमें रहता है, हाँ थैली आप कह सकते हो, जिस थैली में बच्चा रहता है उसके अंदर शिशु के पोषण के लिए, उसके सेफ्टी के लिए जो है एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है उसमें। ठीक है, तो उसी को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोल रहे हैं। अब जैसे मान लो बच्चा इस थैली के अंदर है, इसमें ऐसे लिक्विड भरा होता है इसमें। ठीक है, और इसी लिक्विड में बच्चा रहता है, उसी में तैरता है, उसी में अपना अच्छे से उसका सब कुछ सेवा पानी होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी थैली है इस तरीके, इसको एमनियोटिक सैक बोलते हैं। चलिए, तो ये कहाँ गया? हाँ डी, सॉरी, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है?
तो कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? एक सेकंड। एस्ट्रोजन है, गोनाडोट्रोपिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, या सभी सही हैं? तो प्रेगनेंसी के टाइम जो होता है, वैसे तो देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है, लेकिन मेन मुख्य रूप से जो होता है वो कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ पर हम सी के साथ जाएंगे। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है कि क्या बोलते हैं, यह हार्मोन मतलब गर्भाशय और मतलब जो यूट्रस है और उसको मतलब प्रेगनेंसी के लिए एक तरीके से रेडी करता है। ठीक है, और जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस टाइम भी ये एक्टिव रहता है, तो प्रेगनेंसी प्रॉपर अच्छे से चलती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन करेक्ट हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्लेसेंटा और गर्भाशय के बीच भी ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन मतलब अच्छे से होता रहे जो प्लेसेंटा है और यूट्रस है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लेसेंटा बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है, कौन सी अवस्था तनाव व तूफान की अवस्था है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये एक तरीके की डिफिनेशन है स्टैनली हॉल ने दी है आपकी। तो इन्होंने किशोरावस्था जो है आपकी उसको तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। नेक्स्ट है, पल्स पोलियो कार्यक्रम को किससे सहायता मिलती है? FAO से यानी फाओ से, UGC से, परिवार कल्याण केंद्र से, या आपका सार्क से? तो किससे मिलती है आपको मदद? ये जो है आपको परिवार कल्याण केंद्र से पल्स पोलियो अभियान को जो है क्या बोलते हैं, जो है इसको मदद मिलती है। ठीक है, और ये क्या किया जाता है, पल्स पोलियो कार्यक्रम किस लिए चलाया गया है कि जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सभी को टीकाकरण करके पोलियो जो आपका पोलियो से मतलब दिक्कत हो जाती है लोगों को, पोलियो को खत्म किया जाए और पोलियो से बचाव भी हो सके उनको। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है, सूती उद्योग मिल की स्थापना कब की गई थी? तो वो है आपका 1815, 1812, 1816, 1818। तो ये बात सभी को पता है, 1818 में की गई थी और कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हैजा फैलाने वाला बैक्टीरिया है? बैसिलस है, विब्रियो कॉलरा है, फफूंद है, मोल्ड्स है? तो सभी को पता है हैजा फैलाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियो कॉलरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्यवहारिक अनुसंधान का परिणाम होता है? व्यवहारिक अनुसंधान का मतलब अप्लाइड रिसर्च की बात हो रही। 3-4 क्वेश्चन रिसर्च के बड़े अच्छे हैं। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि पहले से जिन लोगों ने रिसर्च कर रखा है, रिसर्च कर करके कोई ना कोई थ्योरी बना रखी है, उसी थ्योरी को इसमें अप्लाई करके समस्या का समाधान निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है? समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, समस्या का समाधान क्या कैसे किया जाएगा? कोई दूसरी थ्योरी को अप्लाई किया जाएगा। मान लीजिए आपने, अब जैसे मान लीजिए कोरोना की वैक्सीन बनाई गई। अब कोई ऐसी बीमारी आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसमें भी कोरोना की वैक्सीन मदद कर सके, हेल्पफुल हो, तो हम क्या करेंगे? हम दूसरी वैक्सीन थोड़ी ना बनाएंगे, इसी वैक्सीन से उस बीमारी का इलाज भी कर देंगे। तो ये आपका एक तरीके से अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। समझ गए आप खुद से कुछ ना करें, कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान आप पहले से जो उन लोगों ने खोज रखा है उनकी थ्योरी को अपने समस्या पे अप्लाई करके और आप अपनी समस्या का समाधान निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, अनुसंधान के लिए मापन उपकरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शोधकर्ता द्वारा बनाया गया हो, उच्च विश्वसनीय हो, उच्च वैध हो, विश्वसनीय हो, वैध दोनों हो। तो जाहिर सी बात है दोनों होना चाहिए, विश्वसनीय यानी कि रिलायबल भी हो और वैलिडिटी भी उसकी हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो गया हमारा। अभी फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन जीवन में रोगों के कारण व विस्तार को बताने वाले विज्ञान की शाखा को कहते हैं? महामारी विज्ञान, वृद्धावस्था विज्ञान, कर्क रोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान? इसको बोलते हैं महामारी विज्ञान। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन है फिर से हमारा, नियंत्रित चर का दूसरा नाम है? परिचालित चर, ये बिल्कुल हिंदी में लिखा गया है, तो इसमें जो आंसर दिया गया है वही मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाउट हो रहा था। परिचालित चर, बहिरंग चर, असंगत चर, परिमाणात्मक चर। ठीक है, तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, बहिरंग चर इन्होंने सही माना है। अब इसका आंसर मैं देखती हूँ, फिलहाल अभी के लिए आप यही जान लो। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सिद्धांत निर्माण का उद्देश्य है? व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, मूलभूत अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान? तो सिद्धांत निर्माण का जो मतलब सिद्धांत निर्माण कौन से रिसर्च में होता है? वो होता है आपके मूलभूत रिसर्च यानी कि फंडामेंटल रिसर्च में। फंडामेंटल रिसर्च का मतलब क्या है? आपने कोई समस्या ली, उस पर आपने पूरा रिसर्च किया, उसका समाधान निकाला और एक आपने थ्योरी बना दी कि भाई देखिए अगर ऐसी समस्या होगी तो इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, वो आपने एक थ्योरी डेवलप कर दी, तो वो होता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। और ये व्यवहारिक रिसर्च जो आपका है क्या बोलते हैं, व्यवहारिक कोई, हाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक सेकेंड, हाँ वही आपका अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च को ही व्यवहारिक रिसर्च बोलेंगे। तो अप्लाइड रिसर्च का मैंने बताया ही कि कोई ऐसी समस्या आपके पास आई और आपने क्या किया, आपने कोई दूसरी किताब पढ़ी या आपने कहीं इंटरनेट से देखा कि हाँ भाई हमारी समस्या इस तरह की है और इस समस्या का सॉल्यूशन इस जो थ्योरी दी गई है ये या जो ये सिद्धांत है इससे हमें मिल सकता है। आप क्यों रिसर्च करोगे? फिर पहले से जो लोगों ने रिसर्च कर रखा है वही थ्योरी अप्लाई करके आप भी अपने समस्या का समाधान निकालोगे।
ये हो गया आपका व्यवहारिक रिसर्च। और जो आपका ये एक्शन रिसर्च बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान को, ये क्या किया जाता है, जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो लोग इस तरह का रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिशनर वर्ड कहीं आए, या आप कह सकते हो कि तत्काल समस्या के लिए कोई रिसर्च किया जा रहा है ना, तो उसको हम लोग एक्शन रिसर्च के उससे जानते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया अभी, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मूलभूत रिसर्च, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट है, आंतरिक व बाह्य आलोचना प्रत्यय संबंधित है। कौन सी रिसर्च है? शोध के प्रयोग प्रारूप की वैधता, वर्णनात्मक शोध, या ऐतिहासिक शोध, या आपका साहित्यिक शोध। तो जो आंतरिक और बाह्य आलोचना की बात हो रही है वो होती है आपकी ऐतिहासिक रिसर्च में, यानी कि जो आपका हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि ऐतिहासिक अनुसंधान में जो भी आपके तथ्य होते हैं उनकी व्याख्या करी जाती है, और घटनाओं का कारण और वर्तमान में उन घटनाओं का क्या कारण है, या पहले जो घटना हुई है उन सब चीज़ों का आप कह सकते हैं पूरा एनालिसिस किया जाता है उस पे। तो जब इनके साक्ष्यों की आलोचना करी जाती है, आलोचना भी करी जाएगी, फिर उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो वो पहले जो हुआ है उस पे भी कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा, फिर अभी उसकी वजह से जो हो रहा है उस पे भी डिस्कशन होगा। इस वजह से आप कह सकते हो कि आंतरिक और बाह्य आलोचना दोनों इसमें होती है ऐतिहासिक रिसर्च में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सी आंसर के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, न्याय दर्श से परिणाम होते हैं। न्याय दर्श का मतलब है आपका सैम्पलिंग की बात हो रही है, ठीक है। सैम्पलिंग में क्या, अगर आप सैम्पलिंग करते हैं, जो है आप जब आप रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आप सैम्पलिंग करके अपना डेटा कलेक्ट करते हैं तो क्या उससे होता है, अधिक शुद्ध परिणाम मिलेंगे आपको, लागत, शक्ति व समय में कटौती होगी, बहिरंग चरों पर नियंत्रण होगा, अधिक सटीक होगा। तो अगर आप सैम्पलिंग कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी लागत भी कम लगेगी, शक्ति भी कम लगेगी, और आपका समय भी कम लगेगी। तो हम यहाँ पर बी आंसर के साथ जाएंगे, ठीक है। होल पॉपुलेशन पे जो है क्या करेंगे, हम पूरे पॉपुलेशन का, अभी आप प्रतिदर्श आप समझ रहे हैं ना, मतलब सैम्पलिंग, मान लीजिए ये पूरी पॉपुलेशन है, आपको इसमें देखना है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर सबके पास जा करके पूछोगे कौन पढ़ा है, कौन लिखा है, कौन नहीं पढ़ा लिखा है, बड़ा टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करोगे, इतने से कुछ लोगों को उठा लिया आपने, इतने लोगों को, अब ये जितने भी मान लीजिए 25% है, ये 25% को आपने उठा लिया। अब इसमें से आपने पूछ लिया एक एक लोगों से, आप कितना पढ़े हैं, कौन सी भाषा जानते हैं, कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, है ना, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब। तो इन इतनी पॉपुलेशन के आधार पे ही आप इन लोगों को भी समझ जाओगे कि ये लोग भी कैसे हैं, क्योंकि आप एक जगह के लोगों को ही उठाओगे, एक एरिया का ही पॉपुलेशन उठाओगे, तो इतने लोगों पे ही आप रिसर्च करेंगे, तो इतने लोगों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी नेक्स्ट है हमारा, अंकुरित दालें किस जलीय विलेय जीवन सत्व की धनी साधन होती हैं। बाप रे, बड़ा भयंकर हिंदी। थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड। तो आपका सभी को पता है जब दालों को अंकुरित कर दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बढ़िया आ जाता है, विटामिन सी, ठीक है। थायमिन आपका क्या है, विटामिन B1 है, और राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B2 है, निकोटिनिक एसिड आपका विटामिन B3 है। चलिए, रूबेला का दूसरा नाम बताइए जरा। रूबेला का दूसरा नाम है आपका जर्मन मीजल्स, टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया। ये तो बहुत आसान है। तो रूबेला को जो है जर्मन मीजल्स मतलब इसका दूसरा नाम है, और रूबेला के लिए आपको जो है वो टीका लगता है, MMR का टीका, ठीक है, मीजल्स, मम्स, रूबेला। तो ये हो गया आपका, और ये भी बड़ा खतरनाक जो है होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसको कभी कभी जर्मन मीजल्स, हाँ ठीक है। चलिए, दूसरा है, शुद्ध ऊन जब जलता है तब उसमें से महक आती है, कागज के जलने की, बाल के जलने की, इथाइल अल्कोहल की, या फिर लिनोलिन की। तो किसकी आती है, ऊन क्या है, प्रोटीन जैसा होता है, मतलब प्रोटीन फाइबर है, और बालों में भी केराटिन प्रोटीन होता है, उनमें भी केराटिन प्रोटीन होता है। तो कैसी महक आती है, बालों के जलने जैसी महक आती है। बी आंसर के साथ जाएंगे। कागज के जलने में किसमें आती है, कपास को अगर जलाया जाता है तो कागज के जलने की आती है। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों का विकास, मानव संसाधन का विकास, ग्रामीणों का विकास, महिलाओं का विकास। तो बताना ही नहीं है, प्रसार शिक्षा किसके लिए भाई, ग्रामीण के विकास के लिए है, ग्रामीण रूरल एरिया के लोगों के लिए और रूरल पीपल के लिए। फिर दूसरा है आपका, जब बुद्धि एवं शाला की उपलब्धि के बीच का अध्ययन किया जाता है तब बुद्धि कौन सा चर होती है, आश्रित चर, यहाँ वेरिएबल्स की बात हो रही है आपके, आश्रित चर या कन्फाउंडिंग या स्वतंत्र चर या आश्रित एवं कन्फाउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, जब उनके किसी उपलब्धि के बीच का संबंध का अध्ययन किया जा रहा है तो बुद्धि वहां पर कौन सा चर होती है, ये स्वतंत्र चर, ठीक है, स्वतंत्र चर। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है, टर्म ओडीसी डैश संस्थागत व्यवस्थापन एवं होटल के संदर्भ में अर्थ है, आउटडोर कुक, आउटडोर कैरियर, आउटडोर कैटरिंग या आउटडोर कैंप। तो ये जो ओडीसी है ये है आपका आउटडोर कैटरिंग की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है, वह बालक जिसे विकासात्मक एवं बुद्धि संबंधी व्याधि होती है, अब उसे इस तरह जाना जाता है, डिसेबल्ड बच्चा, डिफरेंटली एबल्ड बच्चा, या डिसएसोसिएटेड बच्चा, या डिफरेंटली एसोसिएटेड बच्चा, ठीक है।
ऐसे बच्चों को अब डिफरेंटली एबल्ड बच्चा जाना जाता है। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब क्या है कि ये बच्चा अब किसी मतलब अलग-अलग चीज़ों के लिए या अलग तरीके का योग्यता है इसके अंदर। ये वो चीज़ें नहीं कर सकता तो ये दूसरी चीज़ें कर सकता है। बात समझ गए? चलिए, तो इसलिए बच्चे को अब डिफरेंटली एबल्ड बच्चा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, बहुत ही आसान है ये तो। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च, 25 दिसंबर, 14 अप्रैल या 14 नवंबर। तो इसको मनाया जाता है 15 मार्च को, सभी को पता है। और कौन से ईयर में आया था ये लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। फिर नेक्स्ट है, कौन सा स्थान बांधनी के लिए प्रसिद्ध है? कलकत्ता, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये भी नहीं बताना है आपको। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं कह रही हूँ। राजस्थान सभी को पता है, ठीक है। आप लोग बताना जरा, जापान में बांधनी को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समाज मिति से क्या तात्पर्य है? तो समाज मिति एक तरीके का आपकी ये भी जो है क्या बोलते हैं, ये एक वो है जिसमें इसमें भी मतलब सर्वे किया जाता है आप कह सकते हो, या एक टेक्नीक है ये जिसमें सामाजिक संबंधों के बीच का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसकी जो स्थापना थी वो करी थी जैकब एल मैरिनो ने। एल का मतलब लेबी है यहाँ पर, ठीक है। जैकब लेबी मैरिनो ने किया था, ठीक है। इसमें वही होता है कि एक समूह ऐसा कुछ सदस्यों को ले लिया जाता है और उन सदस्यों के बीच मौजूद उनके सामाजिक संबंध कैसे हैं एक दूसरे से, इस बात का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका तथ्यों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब एकत्रीकरण का मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ सदस्यों को आप एकत्र करेंगे, फिर उनके बीच कैसे संबंध उनको हम लोग विश्लेषण करेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए, बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आगे अभी इसमें 30-35 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको मैं कल परसों करा दूँगी। इसको आप लोग देख लेना और अच्छे से पढ़ के अपना नोट कर लेना, एक बार रिवाइज़ कर लेना। चलिए, एग्ज़ाम है, 2-2 एग्ज़ाम है लगे हुए हैं आप लोगों के, जिनके भी 2-2 एग्ज़ाम हैं। सभी के लिए फिर से बेस्ट विशेज़। चलिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में और दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। और रात तो हो ही चुकी है, इसलिए सभी को गुड नाइट और मिलते हैं फिर। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय-बाय।